नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में एक और नया सब्जेक्ट व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण वाले इस सब्जेक्ट में 250 एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस कंप्लीट सीरीज में। और ये सीरीज होने वाली है 8 पार्ट में। क्लियर बता दूं, इसमें से एक पार्ट कल वाले सेशन में हो चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट और फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों फर्स्ट यूनिट के पार्ट हैं। उसके बाद में सेकंड और थर्ड यूनिट, इस प्रकार से कंप्लीटली 8 पार्ट में हम इस पूरी सीरीज को कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं मैं सिर्फ इस सेशन के माध्यम से वही आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाहर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। जो भी नए छात्र हैं ध्यान दें, प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें। आपको आपके सभी सब्जेक्ट जितने भी आप पढ़ रहे हैं बीए के अंतर्गत, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड या थर्ड ईयर के हो, सभी सब्जेक्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, मिल जाएंगे इजीली, जो कि विस्तार पूर्वक पढ़ाए गए हैं। फाउंडेशन जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो सिर्फ फाउंडेशन कोर्स में चल रही है, बाकी सब में डिटेल क्लासेस चल रही है जो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी। आइए दोस्तों, तो आपकी सिलेबस देख लीजिए, एक बार एक नजर सिलेबस पर डाल लीजिए। सिलेबस में जैसा कि लिखा हुआ है, फर्स्ट यूनिट आपकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कवर होगी। उसी प्रकार से सेकंड यूनिट में आपको जो है दोस्तों, सेकंड यूनिट में आपको पार्ट 3 और 4 मिलने वाला है, और थर्ड यूनिट में पार्ट 5, 6 और 7 और 8, 4 पार्ट में आपको थर्ड यूनिट होने वाली है। तो प्रयास ये है कि आपके एग्जाम से पहले इसको कवर करवा दिया जाए, लेकिन जिन दोस्तों के एग्जाम भी 4 तारीख को होने वाले हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 2 सेशन इसके लेकर के जाऊं, ताकि मैक्सिमम को इसको कवर कर लिया जाए। आइए शुरू करते हैं, डायरेक्टली अपने सेशन पर मूव करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न को जो है स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। क्योंकि पहले ही मैं बहुत क्वेश्चन जो है ना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं छाट कर लाया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके लाया हूं, तो कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ने योग्य नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी शिक्षा, ज्ञान और विचारों को किस विकास में विकसित करता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को और अपने विचारों को किस प्रकार से विकसित करता है, कौन से विकास में वो शामिल होता है। शारीरिक विकास में, मतलब ये कि क्या व्यक्ति शारीरिक विकास के अंतर्गत अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा और अपने विचारों को डेवलप करता है, या फिर मानसिक विकास के रूप में डेवलप करता है, या बौद्धिक विकास के रूप में डेवलप करता है, या आध्यात्मिक विकास के रूप में डेवलप करता है। तो याद रहे दोस्तों, जब शिक्षा की बात आए, शिक्षा, ज्ञान और विचार, ये चूंकि सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक विकास। जी हाँ, व्यक्ति अपनी शिक्षा, ज्ञान और विचारों को किस विकास के रूप में डेवलप करता है, तो बौद्धिक विकास के रूप में डेवलप करता है। ऑप्शन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकास में उचित आहार, नियमित व्यायाम और नींद की देखभाल शामिल होती है। ध्यान रहे, किस विकास में, मतलब एक व्यक्ति के विकास में, तो किस प्रकार के विकास, चूंकि विकास कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक अभी हमने देखा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो इनमें से कौन सा विकास है जिसमें नियमित व्यायाम की आवश्यकता हो सकती है, भरपूर नींद लेने की आवश्यकता हो सकती है, उचित आहार की आवश्यकता हो सकती है। चारों विकास ये सामने है आपके, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो ध्यान रहे, उचित आहार, नियमित व्यायाम या भरपूर नींद की आवश्यकता हमें शारीरिक विकास की हेतु आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास से अभिप्राय, व्यक्तित्व विकास से क्या अर्थ है, या व्यक्तित्व विकास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार करना ही व्यक्तित्व विकास है, या फिर व्यक्ति के पेशेवर जीवन में सुधार करना ही व्यक्तित्व विकास है, या व्यक्ति की क्षमता में विकास करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो एग्जैक्टली दोस्तों, उपर्युक्त सभी। व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार करने की बात हो, या उसके पेशेवर जीवन में सुधार करने की बात हो, या उसकी क्षमता में विकास करने की बात हो, तीनों ही इस क्राइटेरिया में शामिल होती है, अर्थात व्यक्तित्व विकास हेतु ये सभी आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया किन विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हो सकती है। व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया होती है किन माध्यमों के माध्यम से हो सकती है, अर्थात यह कहें कि किन साधनों के माध्यम से हो सकती है। ऑप्शन, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के
व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया संभव हो पाती है, या फिर सामाजिक अनुभव के रूप में, या मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के रूप में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु जितनी आवश्यकता शिक्षा की होती है उतनी ही सामाजिक अनुभव भी उतना ही आवश्यक होता है। उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी उसी प्रकार से भाग लेती है जैसे शिक्षा और सामाजिक अनुभव। इसलिए इसका सही ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तित्व विकास का पहला कदम कौन सा हो सकता है? व्यक्तित्व विकास का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का की पहली स्टेप कौन सी हो सकती है? आत्मसमर्पण, या शिक्षा, या सामाजिक समृद्धि, या रचनात्मक समृद्धि। दोस्तों ये आत्मसमर्पण है ना, आत्मसमर्पण है ये, ठीक है। तो आत्मसमर्पण, शिक्षा, सामाजिक समृद्धि या रचनात्मक समृद्धि। तो याद रहे किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो पहली स्टेप होती है वह होती है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण अर्थात ये मान लीजिए कि अगर आप व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित करना होगा पहले, तभी कहीं जाकर के कोई व्यक्ति अपने पर्सनालिटी में डेवलप कर सकता है या व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो आत्मसमर्पण किस प्रकार का, क्या इस प्रकार का आत्मसमर्पण चाहिए क्या? नहीं, बल्कि ये आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? एक व्यक्तित्व के विकास करने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? परिवार की, या समाज की, या सामाजिक परिवेश की, या सभी की? एग्जैक्टली सभी की। व्यक्तित्व विकास में जितना महत्वपूर्ण परिवार है, समाज और सामाजिक परिवेश भी उतना ही महत्व रखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास हेतु इन सभी की आवश्यकता होती है या इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में चरित्र निर्माण एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया है? व्यक्तित्व विकास में, व्यक्तित्व के विकास करने में जो चरित्र निर्माण जो होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वहीन है, कम महत्वपूर्ण है, या कोई नहीं? तो आप में से हर कोई अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके और महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर टिक लगा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जान लेना चाहिए चरित्र निर्माण होता क्या है। तो दोस्तों चरित्र निर्माण की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। चरित्र की अगर बात करें तो चरित्र जो है आपके कर्म फल की उत्पत्ति होता है। चरित्र से आपके कर्म फल की उत्पत्ति होती है। जैसा आपका चरित्र होगा, आपके कर्म से, जो आपके द्वारा किया गया काम से आपको उसी प्रकार का रिटर्न मिलने की आशा होती है। व्यक्ति को योग्यता की वजह से सफलता मिलती है, यह सत्य है। व्यक्ति को अपनी योग्यता की वजह से सफलता मिलती है, लेकिन याद रहे कि चरित्र से ही उस सफलता को आगे तक संभाल कर रखा जा सकता है। सफलता को आगे तक अगर संभाल के रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो आवश्यकता है उस सफल व्यक्ति के साथ साथ में उसका चरित्र भी उत्तम हो। याद रहे, वो जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम नहीं होता है वह अपनी सफलता को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्लियर? अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण व्यक्ति के जीवन में मूल्य, नैतिकता और आदर्श का संकेत करता है। तो व्यक्तिगत चरित्र निर्माण में व्यक्ति के कौन से जीवन में मूल्य, नैतिकता और आदर्शों का संकेत देता है? व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, या फिर आर्थिक जीवन में? तो व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की बात पहले ही क्वेश्चन कर चुका है, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की। पर हैंड या पर व्यक्ति की बात हो रही है यहां पर, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में मूल्य, नैतिकता और आदर्शों का संकेत कौन करता है? व्यक्तिगत चरित्र निर्माण। क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में व्यक्ति को किसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, यहां व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की चर्चा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की चर्चा है। तो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना होता है? कौन सी? वर्ग की, परिवार की, समाज और देश की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये दोस्तों वर्ग नहीं बल्कि ये स्वयं होगा, ये स्वयं की, ठीक है ना, स्वयं की। तो
तो स्वयं की जिम्मेदारी, परिवार की, या समाज और देश की? तो एग्जैक्टली समाज और देश की, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बात है तो वहां पर समाज और देश, कोई व्यक्ति जिस प्रकार की भूमिका अपने समाज के लिए अदा करेगा, निभाएगा, उसी प्रकार से वो समाज के प्रति निभाई गई भूमिका ही उसके लिए देश हित में जो है बन जाएगी वो। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में एक व्यक्ति को समाज और देश के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आइए डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ लेते हैं। चरित्रवान व्यक्ति ही अच्छा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कर सकता है। क्या कहा जा रहा है? एक चरित्रवान व्यक्ति जो होता है वही एक अच्छे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकता है, और अच्छा राष्ट्रीय चरित्र एक महान देश को जन्म देता है। जिस देश का एक अच्छा राष्ट्रीय चरित्र होता है वह एक महान देश बन ही जाता, मतलब बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जिसमें विश्व में, और इसके कारण क्या होगा, विश्व में शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती जाएगी, और चरित्रवान नेता पूरे देश को अच्छे से नेतृत्व देकर सही विकास और शिक्षा की ऊंचाइयों तक उस देश को ले जाते रहेंगे। क्लियर है? इसलिए आवश्यकता है एक अच्छे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। चरित्र निर्माण की अवधारणा किन तत्वों पर आधारित होती है? जिस चरित्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं इसके आवश्यक या आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं जिस पर आधारित होते हैं ये? नैतिकता, सेवा भावना, साहस, या फिर ये सभी? तो एग्जैक्टली ये सभी। ठीक है ना? नैतिकता की, सेवा भावना और साहस, इन सब की आवश्यकता होती है चरित्र निर्माण हेतु। ये सभी चरित्र निर्माण के आवश्यक पहलू है, आवश्यक तत्व है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए इसकी। चरित्र का निर्माण जन्म से ही आरंभ हो जाता है। क्या कहा जा रहा है? एक चरित्र का निर्माण, एक व्यक्ति में चरित्र का निर्माण बचपन से, या कहें कि जन्म से ही आरंभ हो जाता है। पहले मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार चरित्र निर्माण में होती है। कालांतर में अर्जित की गई अच्छी या बुरी आदतों के द्वारा चरित्र एक निश्चित रूप ले लेता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जन्म से जिस प्रकार का चरित्र एक व्यक्ति में डेवलप होता है वह मूवेबल होता है, मतलब बाद में परिवर्तित हो जाता है, वो अस्थायी रूप से रहता है। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जिस प्रकार की आदतें उसमें आती है, अच्छी आदतें आएगी तो उसका चरित्र निर्माण अच्छी दिशा में होगा, और बुरी आदतें आएगी तो उसका चरित्र निर्माण बुरी दिशा में होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आगे चल करके अच्छी या बुरी आदतों पर उसका चरित्र का निर्माण निर्भर करता है। चरित्र की शिक्षा ईमानदारी, निरंतरता, सत्य, सहयोग आदि गुणों के विकास के लिए होता आवश्यक है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चरित्र निर्माण का पहला कदम कौन सा है? पहला कदम पूछा गया चरित्र निर्माण का। नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना, मूल्यों का पालन करना, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना, या मूल स्वभाव की पहचान करना। तो दोस्तों चरित्र निर्माण तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति पहले अपने खुद के स्वभाव को पहचान ले, अपने मूल स्वभाव को पहचान ले। उसके बाद ही अन्य प्रक्रिया, जो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, वह प्रारंभ होती है। क्लियर है? तो किसी मनुष्य का, डिस्क्रिप्शन में देखिए, किसी मनुष्य का मूल स्वभाव वही होता है जो जीव जंतुओं के प्रति उसका व्यवहार होता है। अर्थात ये कि कोई व्यक्ति जीव जंतुओं के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है उसका मूल स्वभाव वैसा ही होगा। क्योंकि एक व्यक्ति मानव के सामने तो मुखौटा पहनकर जा सकता है, अर्थात ये कि मन में कुछ और है और आपसे बात कुछ अन्य प्रकार से कर सकता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव की अगर हम बात करें, मूल स्वभाव की, तो उसका मूल स्वभाव वही दिखता है जब वो जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करता है। यदि मनुष्य पशु पक्षियों के प्रति हिंसक है तो वह मानवता के प्रति भी हिंसक है, चाहे वो किसी भी प्रकार के दिखावे का प्रयास कर रहा हो। और यदि वह पशु पक्षियों के प्रति संवेदना रखता है तो वह मानवता के प्रति भी संवेदनापूर्ण व्यवहार ही करेगा या करने में सक्षम रहेगा। क्लियर? अगला प्रश्न है चरित्र निर्माण कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन दिया गया है सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, आर्थिक है, या ये सभी है। तो दोस्तों चरित्र निर्माण राजनीतिक या आर्थिक ना होकर के बल्कि सिर्फ सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है? सिर्फ सामाजिक प्रक्रिया है ये। तो किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षा और आचरण जैसा होगा उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचकोश एक प्राचीन किसका हिस्सा है? वेदांतिक दर्शन का हिस्सा है पंचकोश।
पंचकोश में आपको इसको पूरा क्लियरिफाई करने वाला हूं, निश्चिंत रहे। पंचकोश होता क्या है? तो पंचकोश पहले तो ये देखिए कि किसका हिस्सा है, क्या वेदांतिक दर्शन का हिस्सा है, या धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, या वेदों का हिस्सा है, या पुराण का हिस्सा है। तो दोस्तों यहां पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पंचकोश वेदों का हिस्सा है, और कोई टिक लगाता है कि वेदांतिक दर्शन का हिस्सा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं, जिनको क्लियर नहीं है पूरी तरह से। तो दोस्तों याद रहे, पंचकोश जो है ये वेदों का नहीं बल्कि वेदांतिक दर्शन का हिस्सा है। किसका? वेदांतिक दर्शन का। अर्थात ये कि वेदों से जो हमें दर्शन प्राप्त हुआ है उस दर्शन का एक भाग, एक हिस्सा है पंचकोश, ना कि वेदों का हिस्सा। याद रहे, ठीक है ना। तो पंचकोश की अगर हम बात करें तो वेदांतिक दर्शन का ये हिस्सा होते हुए इसके 5 कोश इसमें बताए गए हैं। अर्थात ये कि मानव का अस्तित्व जो है, संपूर्ण अस्तित्व 5 भागों में बांटा गया है। मानव का संपूर्ण अस्तित्व 5 भागों में बांटा गया है, उन्हें हम पंचकोश कहते हैं। इन पंचकोश में पहला कोश, 5 कोश है। एक है आपका अन्नमय कोश, दूसरा आपका प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय कोश, और 5वां है दोस्तों आनंदमय कोश। ये 5 कोश आपको याद होने चाहिए, बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई किसी ईयर में एग्जाम नहीं रहा जब पंचकोश से आपके इस सब्जेक्ट में प्रश्न ना पूछे गए हो आपसे, इसलिए याद रहे, ठीक है ना। तो 5 कोश कौन कौन से हैं? बोलिए। अन्नमय कोश, कौन सा? अन्नमय कोश। पहला कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और 5वां आनंदमय कोश। याद रखिएगा इसको, या फिर एक लिस्ट में अलग से बना करके और अपने टेबल के सामने रख लीजिए, या फिर अपनी दीवार पर चिपका लीजिए इसको। ये 5 कोश आपको 100% याद होना चाहिए। 4 तारीख को आने वाले पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो इन्हीं कोशों को एक एक करके समझ लेते हैं कि अन्नमय कोश कौन सा होता है, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, या आनंदमय कोश ये एक्चुअल में है क्या, किससे संबंधित है। तो इनको लेकर के सेपरेटली एक एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे हमारे क्लियर हो जाएंगे। आइए, तो एक प्रश्न है, पंचकोश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हम देख चुके हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 5 प्रकार के होते हैं, इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब इमेज में आप एक चीज एक्स्ट्रा समझने का प्रयास करें। जैसा कि हमने देखा था कि मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व में 5 कोश होते हैं, मतलब ये कि इसको परतों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग परतें इसमें बताई गई है। प्रथम परत जो होती है यह होगी अन्नमय कोश की। दूसरी परत होगी आपकी प्राणमय कोश। तीसरी परत की बात करें तो तीसरी परत आएगी आपकी मनोमय कोश की। चौथी परत में होगा विज्ञानमय कोश, और 5वीं परत होगी आनंदमय कोश की। और ये इसी क्रम में महत्वपूर्ण कोश हैं, इसी क्रम में। क्रम को ऊपर नीचे मत करिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इस क्रम को ऊपर नीचे किया मतलब समझ जाइए कि आप सीधे वेदों से छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए 5 कोशों को, परत के साथ समझने का प्रयास कर ले। बढ़े आगे, चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। तो एक प्रश्न लेते हैं हम एक कोश से, कौन सा कोश है यह आपको बताना है। पूछा जा रहा है कि भोजन या अन्न से संबंधित कौन सा कोश है। भोजन से या अन्न नहीं यार, ये अन्न है, अन्न। तो भोजन से संबंधित कौन सा कोश है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, या कोई नहीं। तो याद रहे, जो आप भोजन करते हो ना, इस भोजन से संबंधित कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। कौन सा है दोस्तों? अन्नमय कोश। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कौन से नंबर की परत है, ये कौन से नंबर का कोश है। अन्नमय कोश कौन से नंबर का कोश है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। कितने लोगों को समझ आया, पता चल जाएगा। चलिए, अन्नमय कोश के बारे में कुछ जान लेते हैं। वो सब कुछ जो बाहर से लेकर बना है। अन्नमय कोश कौन सा होगा? जो कंप्लीटली बाहर से लेकर के बना है, इसमें आंतरिक जैसी कोई चीज नहीं होती, आंतरिक नहीं होती, इसकी बाहरी परत तो होती है ये। तो अन्नमय कोश वह कोश कहलाता है जो बाहर से बना है, बाहर से अन्न लेकर, बाहर से जल लेकर, या हवा लेकर, धूप लेकर, जिसका निर्माण हुआ हो। किसका निर्माण हुआ है? तो हमारे पूरे बॉडी का। इस बॉडी का निर्माण कहां से हो दोस्तों? बाहर की वस्तुएं लेकर के। कौन कौन सी वस्तुएं ले गई हमने?
अन्न को लिया, जल को लिया, हवा को लिया, धूप को लिया, इन सब के माध्यम से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है। यह है अन्नमय कोश, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। तो शरीर का रेशा रेशा क्या कहलाता है? अन्नमय कोश। तो उस बॉडी में जितने भी अंग है वो सब के सब अन्नमय कोश कहलाते हैं, याद रखिएगा इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है प्राणमय कोश। तो इसका प्राणमय कोश जो है वो क्या है, किससे संबंधित है? ऑप्शन में पूछा गया है प्राणमय कोश भोजन से संबंधित है, प्राण से, मानसिक विचारों से, या फिर ज्ञान से। तो एग्जैक्टली प्राणमय कोश प्राण से संबंधित है। अब प्राण मतलब क्या? प्राण मतलब कि आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा, जो आप में ऊर्जा है वही प्राणमय कोश है। और कहा जाता है कि यह प्राण से बना है। किससे? प्राण से बना है, मतलब एक विशेष ऊर्जा से बना है। इस प्रकार प्राणमय कोश शरीर का महत्वपूर्ण आवरण है जिसमें जीवन होता है। प्राणमय कोश का अस्तित्व ही जीवित को मृत से अलग करता है, अर्थात कि कौन व्यक्ति जीवित है और कौन मृत है, इसको हम पहचान ही पाते हैं प्राणमय कोश के माध्यम से। क्लियर है? प्राणमय कोश दैट मीन्स कि एक ऊर्जा जो शरीर में संचारित तो होती है, जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। प्राणमय कोश नहीं होगा, व्यक्ति मर जाएगा। क्लियर? अगला कोश देखते हैं, आनंद में और खुशी। आनंद और खुशी के क्षेत्र में होने वाला कौन सा कोश है? आनंद और खुशी, आनंदमय कोश, विज्ञान में, मनो में, या सभी? तो कौन सा है दोस्तों? आनंद और खुशी से संबंधित कौन सा कोश होगा? आनंदमय कोश होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आनंदमय कोश ईश्वर और जगत के मध्य की कड़ी है। अब ये आनंद वो आनंद नहीं है कि आपने समोसा, कचौरी या पिज्जा, बर्गर खा करके आपको जो आनंद प्राप्त हुआ वो वाला, या फिर सुट्टा मारकर, या फिर समझ गए ना, तो उस सबसे आनंद मिलने वाला आनंद नहीं है ये, बल्कि यह आनंद, ये वेद बता रहे हैं आपको, तो वेदों के हिसाब से ही बताएंगे। तो ये दूसरे आनंद की बात करते हैं, जहां ईश्वर का एक ईश्वरीय शक्ति से मिलन होता है या एक कॉन्टेक्ट होता है, उसके माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को ही यहां पर आनंदमय कोश कहा गया है। ठीक है ना? तो एक तरफ जड़ प्राण, मन और बुद्धि है, एक तरफ क्या है? प्राण, मन और बुद्धि है, तो दूसरी ओर क्या है? ईश्वर है। इन दोनों के बीच खड़ा है कौन? आनंदमय कोश। कोश में स्थिर आत्मा होती है, इस कोश में स्थित, या आनंदमय कोश में स्थित आत्मा। क्लियर है? क्योंकि उस ईश्वरीय शक्ति से शरीर को तो कनेक्ट कर नहीं पाओगे, तो किसको कनेक्ट करोगे? आत्मा को। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो मानसिक क्रियाओं, विचारों और भावनाओं को प्रकट करने वाला कौन सा कोश है? मानसिक क्रियाओं को, दिमाग में क्या चल रहा, मन में क्या चल रहा है, मन में कौन से विचार आ रहे हैं, भावनाएं क्या है आपकी, उनको कौन सा कोश प्रकट करता है? अन्नमय कोश प्रकट करता है, विज्ञान में करता है, मनो में करता है, या फिर सभी करते हैं? दोस्तों इसमें याद रहे ये किससे संबंधित है? मानसिक की बात हुई है, मनोमय कोश ही आपके मन के विचार, भावना और क्रियाओं को प्रकट करने का काम करता है। क्या होता है मनोमय कोश? आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मनोमय कोश मानसिक आवरण है। क्या है? मानसिक आवरण है, मतलब आपका मन है जो मानस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मन। सहज चेतना, विचार और धारणा सभी मनोमय कोश से ही जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा कोश बुद्धि, विवेक और ज्ञान से संबंधित है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान वाला कौन सा कोश है? अन्न में, विज्ञान में, मनो में, या आनंद में? तो बुद्धि, विवेक और ज्ञान किस में होता है? आप डायरेक्टली बोल सकते हैं विज्ञान में कोश होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि विज्ञान में कोश शरीर की 5 परतों या आवरणों में कौन सा आवरण है? चौथा आवरण है या चौथी परत है, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचकोश। ऐसा कहा जाता है, पंचकोश पांचों को मिला करके ना, पांचों को मिला करके पंचकोश कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि यह कौन? विज्ञान में कोश बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों के संयोजन से बना हुआ है। बुद्धि और 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन सबके मिलने से ही यह विज्ञान में कोश का निर्माण हुआ है। क्लियर?
अगला प्रश्न है पंचकोश विकास किस, तो पांचों कोशों पर हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, पंचकोश विकास किस अभ्यास का हिस्सा है। पूछा जा रहा है कि पंचकोश का जो विकास है, पांचों कोशों का विकास कौन सा अभ्यास से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक अभ्यास से, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। तो आप सभी कह सकते हैं चूंकि ये वेदांतिक दर्शन का एक हिस्सा है और पंचकोश अब तक आप समझ भी चुके हैं, तो इनका विकास कैसे हो सकता है, आध्यात्मिकता के द्वारा, आध्यात्मिक के द्वारा ही जो है पंचकोश का विकास किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, पंचकोश विकास कैसी प्रक्रिया है, वैदिक योग की प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आ और बा दोनों सही है या कोई नहीं है। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, याद रहे पंचकोश विकास जो प्रक्रिया है यह वैदिक योग की प्रक्रिया है। मतलब यह कि पंचकोश का विकास आप कैसे कर सकते हो, वेदों में बताए गए योगों के माध्यम से आप पंचकोश का विकास कर सकते हो, इसलिए कहा गया है कि यह वैदिक योग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचकोश विकसित करने के साधन। पंचकोश विकास को तो आपने देखा कि योग के माध्यम से आप जो है उसको विकास कर सकते हैं, लेकिन इसका और एक विस्तार प्रश्न है कि पंचकोश विकसित करने के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। मेडिटेशन सही है क्या, योग या सात्विक आहार या फिर ये सभी, एग्जैक्टली ये सभी। और मैं ये मानकर चलता हूं कि मेडिटेशन, योग और सात्विक आहार से आप भली भांति परिचित है। मेडिटेशन मतलब कि ध्यान लगाना है ना, जैसे कि ये ध्यान मेडिटेशन, उसी प्रकार से योग, क्लियर है। और सात्विक आहार शुद्ध शाकाहारी भोजन को हम सात्विक आहार कह देते हैं जनरली। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं, पंचकोश विकास किसका पूर्ण भाग है, किसका पूर्ण भाग है, खेल का, योग का, व्यायाम का या सभी का। तो पंचकोश विकास की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह किसका पूर्ण भाग है, योग का पूर्ण भाग है। योग के माध्यम से हम पंचकोश का विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। और योगिक प्रक्रिया से आप भली भांति परिचित है। सूर्य नमस्कार को ले लीजिए या और भी कई प्रकार के योग किए जा सकते, कई प्रकार की स्टेप होती है। सूर्य नमस्कार का एक चित्र है। क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी आज की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न था। आज की सीरीज का दैट मीन्स कि ये प्रथम इकाई का आखिरी प्रश्न था, फर्स्ट यूनिट का आखिरी प्रश्न था। तो आपकी यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है 2 पार्ट के माध्यम से। कल से हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड की, और यूनिट सेकेंड में कितने पार्ट होने वाले, मैंने प्रारंभ में भी बताया आपको, पार्ट नंबर 3 और 4, ये 2, 3 और 4 पार्ट जो है आपको सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेंगे, सेकेंड यूनिट से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 5, 6, 7 और 8 4 पार्ट कंटिन्यू आएंगे जो आपके थर्ड यूनिट से संबंधित होंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि कल से मैं आपको 2 या 3 सेशन दे दूं दिन भर में, कल सिर्फ और सिर्फ इसी पर सेशन हो, ताकि 4 तारीख को आने वाले बच्चों का एग्जाम बेहतर तरीके से जा सके। वो कोशिश करें हम कि 4 तारीख में भी 12-1 बजे तक, क्योंकि 3 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो लगभग 12-1 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर ले, 8 ही सेशन कवर करवा दें। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं भी अगर आप कमेंट करते हैं, भारी मात्रा में अगर आपकी कमेंट रहती है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, जितनी भी क्षमता होगी मैं पूरी झोंक दूंगा इसमें, और कंटिन्यू सिर्फ इसी पर क्लासेस चालू कर देंगे हम। हर एक 2 घंटे के डिफरेंस में हम क्लासेस चालू कर देंगे, ताकि 4 तारीख से पहले हम इसको कंप्लीट ही कर ले पूरी तरह से। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में आपको बता ही चुका हूं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जो नए छात्र हैं यार, कृपया करके सेशन को लाइक कर दिया करें यार, है ना। पुराने छात्रों को तो अब बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, अगर हेल्पफुल लग रहा आपको हमारा सेशन, तो कृपया करके लाइक जरूर कर दे। शेयर करे ना करे आप पे डिपेंड करता है। और कंटिन्यू स्टडी करना चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, बोलने की मुझे आवश्यकता है नहीं, है ना। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट किया करें। हर एक लेक्चर की बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए दी जाती है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेशनों की लिंक दी जाती है, कुछ नोट्स की लिंक दी जाती है, बहुत कुछ आपके लिए रहता है यार, तो है ना। और टेलीग्राम वगैरह ग्रुप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई थिंक कि अब तक हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक फुल हो चुकी हो, क्योंकि मैंने 1020 मेंबरों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप को ओपन किया था, तो समथिंग अब तक हो भी चुके होंगे वहां पर। मैंने अभी चेक नहीं किया करंट में, रिसेंटली चेक नहीं किया, बट
हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ओपन रहेगी, ऑलवेज ओपन रहेगी, आप उसको ज्वाइन कर लें तो डेली नोटिफिकेशन आपको वहां पर भी मिलते रहेंगे, हमारी क्लासेस के नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको सब मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।